ये कहानी एक जॉइंट फैमिली की है। इस फैमिली की मुखिया है डियान। उसके दो बेटे हैं, बुआ और बायू, और एक बेटी गीता। जहाँ एक तरफ बायू शिप में काम करता था, वो महीनों महीनों शिप में जाके काम करता था, वो बहुत ही मेहनती था। वहीं दूसरी तरफ बावो एक नंबर का निकम्मा और आवारा किस्म का आदमी था, और उन दोनों की बीवियां भी थी, रत्नी और सीती। बायू और रत्नी की एक बेटी थी नीना, और बावो और सीती की औलाद अब इस दुनिया में आने वाली थी। जहाँ पर एक तरफ डाइन बावो और घर के सारे सदस्यों को बहुत मानती थी, लेकिन वो अपने ताने और अपना गुस्सा अपनी बड़ी बहू रत्नी के लिए बचा के रखती थी। वो उसे पसंद नहीं करती थी। रत्नी चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन डियान हमेशा उसे ताना मारती थी कि तुम ना तो एक अच्छी वाइफ हो, ना एक अच्छी बहू, ना एक अच्छी माँ, तुम कोई भी काम ठीक से क्यों नहीं करती। और इसमें उसका साथ देती थी डियाना की दूसरी बहू और रत्नी की देवरानी सीती। पूरा घर मिलके उस बेचारी को ताना मारता था, जबकि रत्नी इस घर के लिए बहुत कुछ करती थी। वो घर का काम करती थी, सबका ख्याल रखती थी, यहाँ तक कि वो घर के बाहर जाके घर की दुकान को भी संभालती थी और किसी से कभी कोई शिकायत नहीं करती थी। लेकिन तब भी उसे सुनने को मिलते थे सिर्फ ताने। उसके पति बायू ने भी आज तक कभी अपनी पत्नी के लिए किसी से कुछ नहीं कहा। हाँ, सिर्फ घर में गीता ऐसी थी जो अपनी भाभी के लिए सबसे बात करती थी और कहती थी कि क्यों सब कोई भाभी को ऐसा कह रहे हैं, भाभी कितनी अच्छी है, वो हमारे लिए भला सोचती है। लेकिन डियान अपनी बेटी तक की बात नहीं सुनती थी। ऐसा लगता था कि उसे रत्नी से बहुत नफरत है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आने वाला वक्त उन्हें कैसा रूप दिखाएगा। कहानी आगे बढ़ती है, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, अब वक्त आ गया है कि बायू अपने शिप के काम के लिए 1 महीने के लिए घर से बाहर जाएगा, और सीती अपने पति को छोड़ने के लिए शिप तक जाएगी। तो इसलिए उसने गीता से ये कहा है कि उसकी बेटी नीना को स्कूल छोड़ दे और स्कूल से लेके भी आए। गीता नीना को लेके वहाँ से चली जाती है, और कुछ देर के बाद सीती भी बायू के साथ घर से निकल जाती है। रास्ते में सीती बायू से कहती है कि तुम मेरा साथ क्यों नहीं देते, तुम्हारे घर वाले मुझे इतना सुनाते रहते हैं, जबकि मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, लेकिन तुम कभी मेरे लिए क्यों नहीं बोलते। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं इस घर में रह नहीं पाऊंगी। बायू अपनी बीवी को समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। रत्नी को भी पता था कि बायू कुछ नहीं करेगा, और उसके बाद बायू के जाने का वक्त आ जाता है। बायू तो चला जाता है, लेकिन रत्नी अब घर की तरफ लौटती है। उसे पता नहीं था कि घर में उसे कितना बड़ा झटका मिलने वाला है। वो जब घर पहुंचती है तो देखती है कि डियाना बैठ के रो रही है। वो डियाना के पास जाती है और पूछती है, माँ क्या हुआ, आप रो क्यों रही है। डियाना उससे कहती है, क्या तुम अपने आप को एक अच्छी माँ कह सकती हो, मुझे नहीं लगता कि तुम एक अच्छी माँ हो। रत्नी समझ जाती है कि जरूर ये बात उसकी बेटी की है। वो गीता को कॉल लगाती है और गीता उसे हॉस्पिटल में बुलाती है। रत्नी डरते डरते हॉस्पिटल में जाती है, और तब गीता रत्नी को ये बताती है कि उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो चुका है और वो अभी हॉस्पिटल में है। रत्नी की हालत बहुत खराब हो जाती है। वो डॉक्टर से मिलती है तो डॉक्टर उसे ये बताते हैं कि नीना की हालत बहुत खराब है, उसे किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो शायद आपकी बेटी बच सके, तो आप पैसों का इंतजाम कीजिए। रत्नी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो पैसे कहाँ से लाए, उसके पास तो इतने पैसे है भी नहीं, और यहाँ तक कि उसका पति यहाँ भी नहीं है। वो क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो हॉस्पिटल में बैठ के रो रही है, और यहाँ से आएगा इस कहानी का पहला ट्विस्ट। रत्नी के पास एक औरत आती है खाना लेके। वो रत्नी से कहती है, मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुमने दिन से कुछ नहीं खाया, लो इसे खा लो। रत्नी कहती है, आप कौन है। वो कहती है, मैं भी तुम्हारी तरह एक औरत हूँ, और मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी, फिक्र मत करो। उसकी बात सुन के रत्नी ये कहती है, ये आप कैसे कह सकती हैं, जबकि डॉक्टर ने तो ये कह दिया है कि मेरी बेटी का बचना मुश्किल है। वो औरत रत्नी को समझाती है कि तुम्हारी बेटी को बचाने का एक और रास्ता है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है, क्या तुम उस रास्ते पे चल पाओगी। उस औरत की बात सुन के रत्नी हैरान हो जाती है कि ये औरत आखिरकार बोल क्या रही है। तब वो औरत रत्नी को अपना पता देती है, और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। रत्नी इस वक्त बहुत परेशान है। वो उस औरत के बातों पे ध्यान नहीं देती, लेकिन उस बेचारी को तो पता भी नहीं था कि इस मुश्किल वक्त पे उसके घर वाले यानी कि उसकी सास, देवर और देवरानी तीनों घर में बैठ के उसका मजाक उड़ा रहे हैं। डियान अपने बेटे और बहू से कहती है कि सब गलती रत्नी की ही है। रत्नी अगर लापरवाह नहीं होती तो आज उसकी बेटी ठीक होती। कोई बात नहीं, हम 1-2 दिन जाके हॉस्पिटल में देख लेंगे कि नीना आखिरकार कैसी है। उनकी बातों से साफ लग रहा था
कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि नीना आखिरकार कैसी है। और इन सब से अनजान रत्नी को अब पैसों की बहुत जरूरत थी। डॉक्टर ने उसे कह दिया था कि उन्हें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब रत्नी के पास दूसरा कोई चारा नहीं बचता। वो अपनी सास के पास जाती है और कहती है कि मेरे पति यहाँ पर है नहीं, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे पैसों की जरूरत है। उसकी सास उसे बताती है कि मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, मैं तुम्हें पैसे कैसे दूंगी। तब गीता सबको ये समझाती है कि हम इस घर को बेच सकते हैं। ये बात सुन के बाबू को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है नहीं, ये घर नहीं बिकेगा। नीना के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें हमारी थोड़ी ना गलती है, हमें भी जरूरत है, हम कैसे इस घर को बेच दे। और बाबू का साथ देती है उसकी माँ और उसकी बहू। रत्नी समझ जाती है कि उसे यहाँ से कोई मदद नहीं मिलेगी, तो क्या वो अपनी बेटी को मरने देगी। रत्नी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। गीता उसे समझा रही है कि बायू से बात करने की कोशिश करो, लेकिन बायू अभी शिप में है, उसका सिग्नल लग ही नहीं रहा, उससे बात भी नहीं हो पा रही। रत्नी को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी उसे उस औरत की बात याद आती है और मजबूरी में आके रत्नी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर देती है। वो उस औरत के पास चली जाती है। वो औरत रत्नी को कहती है कि अगर तुम्हें अपनी बेटी को बचाना है तो तुम्हें बस एक काम करना होगा, तुम्हें शैतान से शादी करनी होगी। रत्नी अपनी बेटी को ठीक करने के लिए कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार थी। वो तैयार हो जाती है कि वो शैतान से शादी करेगी, उसकी पत्नी बनेगी। और फिर वो बुरी सी औरत रत्नी को तैयार करती है और फाइनली रत्नी शैतान से शादी कर लेती है। वो औरत रत्नी को समझाती है कि अब बस शैतान का तुम पे हक है और किसी का नहीं। तुमने शैतान से शादी तो कर ली है, लेकिन तुम्हें हर रात अपने घर के पीछे शैतान के लिए एक बलि देनी होगी। रत्नी मान जाती है। बेचारी के पास और कोई चारा भी नहीं था। इन सारी बातों से अनजान डाइन और उसकी बेटे और बहू तीनों आज हॉस्पिटल में नीना से मिलने जाने वाले हैं। लेकिन वो लोग ये देखते हैं कि रत्नी और गीता नीना को लेके घर आए। किसी को यकीन नहीं होता कि नीना इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई, और उसे देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे इसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। डियाना तो अपनी पोती के लिए खुश है, लेकिन सिटी जो कि रत्नी से बहुत चलती थी, वो अपने पति को ये कह रही है कि जरूर रत्नी ने काला जादू किया है, वरना नीना इतनी जल्दी ठीक कैसे हो सकती है। रत्नी ये बात सुन रही है, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकती कि आखिरकार हुआ क्या है। लेकिन दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि अब यहाँ से शुरू होगा एक मौत का खेल। रात में गीता रत्नी को बुलाने के लिए उसके कमरे में जाती है, तो गीता ये देखती है कि रत्नी एक अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। गीता इस बात को इग्नोर कर देती है, लेकिन अगली सुबह सीधी ये देखती है कि रत्नी घर की सारी खिड़की और दरवाजे बंद कर रही है और वो अजीब तरीके से मुस्कुरा रही है। आखिरकार वो ऐसा कर क्यों रही है। सीधी अंदर की तरफ जाती है। रत्नी एक बंद टीवी को देख के हंस रही है। सीधी उससे पूछती है, तुमने ये सब क्यों किया? तुम दरवाजे और खिड़की बंद क्यों कर रही हो? आखिर तुम अंधेरे में क्यों रहना चाहती हो? सीधी रत्नी से सवाल पूछे जा रही है, लेकिन रत्नी सीधी के सवाल का कोई जवाब नहीं दे रही। वो बस हंसे जा रही है। सीधी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार इसे हुआ क्या है। तभी डोर पे नॉक होता है। नॉक नॉक। सीधी दरवाजे की तरफ चली जाती है और जैसी सीधी दरवाजा खोलती है, उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है, क्योंकि वो देखती है कि उसके सामने रत्नी और नीना है। वो ये देखती है कि अगर रत्नी यहाँ थी तो वहाँ कौन था। वो भाग के वहाँ जाती है, वहाँ अब कोई नहीं है। सीधी को समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। रात में वो ये सारी बातें गीता को बताती है कि तुम्हें पता है रत्नी आजकल बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। कभी वो अंधेरे में रहती है, कभी वो अकेले में हंसती रहती है। मुझे लगता है वो काला जादू कर रही है। लेकिन गीता सीधी की बात सुन के हंसती है और उससे कहती है, भाभी आप क्यों रत्नी भाभी के पीछे पड़ी रहती हैं? प्लीज उन्हें अकेला छोड़ दीजिए। सीधी अब समझ जाती है कि कोई उसकी बातों पे बिलीव नहीं करेगा। काफी रात हो चुकी है, सब कुछ सो रहे हैं। सीधी भी अपने कमरे में सो रही है और बाओ जो कि आवारगर्दी करके हमेशा रात में घर आता था, वो अपनी बीवी से कहता है, मुझे भूख लगी है, प्लीज मेरे लिए जाके कुछ बनाओ। सीधी किचन की तरफ जा रही है। तभी वो ये देखती है कि किचन की खिड़की के बाहर कई सारे मेंढक है। उसे बहुत घिन आती है, कितने सारे मेंढक यहाँ कर क्या रहे। वो उन सबको भगा देती है और उसके बाद वो खाना लेके अपने पति के पास जा रही है। तभी उसे बाथरूम से किसी की आवाज आती है। वो जब ध्यान से सुनती है तो ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि रत्नी की है। आधी रात को वो बाथरूम में हंस क्यों रही है। सीधी को बहुत अजीब लगता है। वो ये सब रिकॉर्ड कर लेती है और सोचती है कि वो ये सब मार्केट में सबको दिखाएगी और सबके सामने रत्नी का मजाक उड़ाएगी। सीधी ऐसा ही करती है। वो पूरी मार्केट को ये सब दिखा देती है। सब कोई रत्नी के ऊपर हंस रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे, और रत्नी को भी ये बात पता चल जाती है। वो गुस्से में सीधी की तरफ आती है, सीधी को पकड़ती है, उससे पूछती है क्यों किया तुमने ये। रत्नी का ये रूप देख के सीधी और पूरा मार्केट डर जाता है। सीधी कहती है कि तुम अजीब तरीके से बिहेव कर रही हो, तुम नॉर्मल नहीं हो।
हो, तुम काला जादू कर रही हो, मुझे सब कुछ पता है, इसलिए मैंने सबको सब कुछ बता दिया। क्या करोगी तुम, मुझे मारोगी? मार के दिखाओ। रत्नी को बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाती, गीता वहाँ पर आ जाती है। गीता रत्नी को रोक देती है, लेकिन वहाँ से जाने से पहले रत्नी सीधी से कहती है, तुमने बहुत बुरा किया, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और उसके बाद रत्नी वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है। सीती अपने कमरे में आराम कर रही है। उसका पति एक बार फिर आता है और कहता है, मेरे लिए खाना बनाओ ना, भूख लग रही है। सीती किचन की तरफ जाती है, वो खाना बना रही है। तभी उसे एहसास होता है कि रत्नी उसके पीछे है, लेकिन अब रत्नी कोई मामूली रत्नी नहीं है, अजीब तरीके से हंस रही है। वो सीती के सामने चलते हुए कढ़ाई में अपना हाथ डालती है और उसमें से एक मेंढक निकाल के खा लेती है। रत्नी का ये रूप देख के सीती बहुत डर जाती है। वो अपने कमरे की तरफ भागती है, अपने पति को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो कंबल हटाती है तो देखती है कि वहाँ उसका पति कभी आया ही नहीं था, वहाँ भी रत्नी ही थी। और अब रत्नी सीती के ऊपर हमला कर देती है और सीती को मार देती है। लेकिन ये रत्नी नहीं लग रही थी, ये रत्नी के रूप में वही शैतान है जिसने रत्नी से शादी की है। इन सारी बातों से अनजान रात को जब बावो घर में आता है तो उसकी बीवी कहीं है ही नहीं। अब लगभग 4 बज चुके हैं, गीता भी उठ चुकी है, दुकान जाने का वक्त हो चुका है, लेकिन किसी को सीती मिल ही नहीं रही है। सुबह हो जाती है, काफी देर हो चुकी है, लेकिन सीती का कहीं कुछ पता है ही नहीं। ना वो अपने घर गई है, ना दुकान, ना कहीं और। डियान को अपनी घर की इज्जत बहुत प्यारी थी। वो सबको ये कहती है कि कोई ये बात नहीं फैलाएगा कि सीती घर से मिसिंग है, और सब कोई मान जाते हैं। सब कोई तो घर से चले जाते हैं, लेकिन डियान को ऐसा लगता है कि उसके पीछे एक साया है, लेकिन वो बेचारी ये नहीं देख पाती कि उसके पीछे सीती का ही साया है जो उसे बताने की कोशिश कर रही है कि उसके साथ आखिरकार हुआ क्या है। सीती तो मर चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा अब भी इस घर में भटक रही थी। वो सबको ये बताने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार उसको किसने मारा है। वो गीता को भी बताने की कोशिश करती है, वो अपने पति को भी बताती है, लेकिन कोई उसे देख ही नहीं पाता। उन लोगों को पता हो ना हो, लेकिन रत्नी को तो पता है ना कि उसके अंदर के शैतान ने आखिरकार किया क्या है। तो वो औरत उसे समझाती है कि शैतान ने तुमसे शादी की है, तुम उसकी पत्नी हो, तो जो तुम्हारे साथ बुरा बिहेव करेगा शैतान उसे छोड़ेगा नहीं। रत्नी समझ जाती है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब पीछे लौटने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। धीरे धीरे शैतान उसके ऊपर अपना कब्जा करता जा रहा है और रत्नी को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। इन सारी बातों से अनजान बावो घर के पीछे घूम रहा है। तभी बावो को सीती की आत्मा दिखती है और सीती की आत्मा बावो को अपनी लाश की तरफ ले जाती है, जिसे घर के पीछे रत्नी ने गाड़ा था। उस लाश के पास बावो को रत्नी के कपड़े भी मिलते हैं। बावो रत्नी के पास जाता है, उस पे चिल्लाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने क्यों मारा मेरी बीवी को, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। गीता को भी समझ में नहीं आ रहा कि रत्नी ऐसा कैसे कर सकती है। रत्नी वहाँ से चली जाती है। डियान, जो कि अभी तक अपने घर के इज्जत के बारे में ही सोच रही थी, वो अपने बेटे से कहती है कि ये बात भी घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, जाओ सीती की बॉडी को पीछे गाड़ दो। बावो मजबूरी में अपनी माँ की बात मान लेता है, लेकिन बावो ने एक बहुत बड़ी गलती की थी, रत्नी से पंगा लेके, और अब शैतान इसका बदला लेगा। जब बावो पीछे की तरफ सीती की बॉडी को दफना रहा है, तभी रत्नी वहाँ पर आती है। वो अब रत्नी नहीं है, बल्कि उसके अंदर का शैतान है, और वो अब बावो को तड़पाना शुरू करता है। बावो उससे बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो शैतान बावो को तड़पा तड़पा के मार देता है। गीता ये सब देख लेती है, और अब रत्नी को पता चल चुका है कि उसके अंदर का शैतान सबको दिख चुका है। रत्नी अपने कमरे में बंद हो जाती है। गीता उससे पूछती है, भाभी आपने ऐसा क्यों किया, अब क्यों सबको मार रही है। रत्नी गीता से कहती है, इस पूरे घर में तुम मुझे पसंद हो, तो प्लीज ऐसा कुछ मत करना जिससे मुझे गुस्सा आए, और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कर दूं जो मैं करना नहीं चाहती। गीता समझ जाती है कि रत्नी के ऊपर एक शैतान का साया है। अगले दिन गीता एक ओझा को वहाँ बुला के लाती है ताकि वो रत्नी के शरीर से उस शैतानी साये को बाहर निकाल सके, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि वो शैतान कितना ज्यादा शक्तिशाली है, वो किसी के बस में नहीं आएगा। और अब वो शैतान पूरी तरीके से रत्नी पे अपना कब्जा कर चुका था। ओझा भी हार के वहाँ से चला जाता है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करे। और अब अगले दिन बाऊ भी अपने काम से लौट आता है। 1 महीने बीत चुके हैं। गीता उसे सब कुछ बता देती है कि 1 महीने में क्या क्या हुआ है, लेकिन बाऊ को इस बात पे यकीन ही नहीं है कि उसकी मासूम सी सीधी सादी बीवी उसके भाई और सीधी का कत्ल कर सकती है। वो अपनी बीवी के कमरे में जाता है, नॉक करता है, नॉक नॉक। रत्नी मुझे अंदर आने दो, लेकिन अंदर से कोई आवाज ही नहीं आ रही। तभी रत्नी धीरे से दरवाजा खोलती है और कहती है, तुम अंदर नहीं आ सकते। और उसके बाद रत्नी कमरा बंद कर देती है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि रत्नी ने आखिरकार ऐसा किया क्यों। वो अपने ही पति को कमरे में आने क्यों नहीं देना चाहती। इन सब का जवाब
उन लोगों को रात में मिलेगा। रात होती है, अचानक बायू को रत्ती के कमरे से आवाजें आती है और बायू जब रत्ती के कमरे में झांकता है तो उसे वो शैतान दिख जाता है जो सिर्फ एक गलतफहमी थी, अब वो एक सच्चाई बन चुकी थी। अब उन लोगों के पास कोई चारा नहीं बचता क्योंकि रत्नी के शरीर पे उस शैतान ने अपना कब्जा पूरी तरीके से कर लिया था। अब रत्नी का चेहरा, उसकी आवाज, उसकी आंखें, सब कुछ बदल चुकी थी। वो एक शैतान बन चुकी थी। उन लोगों ने रत्नी को एक कमरे में कैद कर दिया था, लेकिन वो शैतान अभी भी चैन से नहीं था। वो बार बार चिल्लाता था कि मैं तुम सबको मार दूंगा, इंतजार करो अपनी मौत का, कोई नहीं बचेगा। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करे। गीता अपने भाई को बताती है कि हॉस्पिटल में हमें जब से वो औरत मिली है तब से ये सब हो रहा है। गीता और बायू उस औरत को ढूंढते हुए हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन अब वो औरत वहाँ पर है ही नहीं। उन लोगों को पता नहीं है कि घर में क्या हो रहा है क्योंकि अब उस शैतान ने अपनी जंजीरों को तोड़ दिया है। डियान समझ जाती है कि वो शैतान आजाद हो चुकी है। वो अपने बेटे को कॉल करती है, उसे घर आने के लिए कहती है। बायू और गीता घर आते हैं, लेकिन अब तक देर हो चुकी है क्योंकि उस शैतान ने डियान को भी मार दिया है। बायू अपनी बहन से कहता है, जाओ देखो नीना कहाँ है। गीता नीना को ढूंढते हुए बाहर की तरफ जाती है, लेकिन अब वो शैतान गीता के सामने आ जाती है और अब वो गीता को मारना चाहती है। वो गीता के ऊपर हमला करती है, वो गीता को बेहोश कर देती है। वो कभी भी उसे मार सकती है। तभी उसे बायू की आवाज आती है। बायू चिल्ला रहा है, रत्नी कहाँ हो तुम? और वो शैतान ये फैसला करता है कि वो सबसे पहले बायू को मारेगा। वो बायू के पास जाता है, बायू को मारने की कोशिश करता है, बायू को घायल कर देता है। बायू चिल्लाता है, रत्नी होश में आओ, तुम मेरी बीवी हो, प्लीज अपने आप को पहचानो। वो शैतान चिल्लाता है, ये तेरी नहीं, ये अब मेरी पत्नी है, तेरा इस पे कोई हक नहीं है। और उसके बाद वो शैतान बायू को भी तरपा तरपा के मार देता है। अब बारी गीता और नीना की है। वो शैतान गीता को पकड़ लेता है और अब वो गीता को भी मारने वाला है, लेकिन तभी गीता रत्नी से कहती है, भाभी अपनी बेटी के बारे में सोचिए, जिसकी वजह से आपने ये सब किया है। आज उसी की जान खतरे में, प्लीज उसे बचा लीजिए। गीता की ये आवाज रत्नी तक पहुंच जाती है और फाइनली रत्नी कुछ देर के लिए उस शैतान की कैद से आजाद हो जाती है। रत्नी गीता से कहती है, नीना को लो, यहाँ से भागो, क्योंकि अब ये शैतान ज्यादा देर तक मेरे कब्जे में नहीं रहेगा, वो कभी भी बाहर निकल सकता है। रत्नी ये समझ जाती है कि जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक ये शैतान ऐसे ही उसके परिवार को मारता रहेगा। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने आप को मार देती है और गीता नीना को लेके वहाँ से भाग जाती है। उनका पूरा परिवार खत्म हो चुका है, सिर्फ गीता और नीना बाकी है। लेकिन रुकिए, आपको क्या लगता है कहानी यहीं पर खत्म हुई? बिल्कुल भी नहीं। हमें दिखाया जाता है कि गीता और नीना एक घर में, और तभी गीता ये देखती है कि वही औरत अब उसके पास आई है। अब वो उससे सौदा करना चाहती है और वो चाहती है कि अब गीता शैतान से शादी करे। मुझे लगता है कि इसका पार्ट 2 भी आना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।